बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने वॉल्पोल एंड मायर्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें से एक जो है थी वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थी और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि ये इसका डेंसिटी फंक्शन जो है ये एक बेल शेप प्रोवाइड करता है और ये दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है, एक मीन पे और एक स्टैंडर्ड डेविएशन पे। ठीक है, और हमने इनकी डिस्कस किया था कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को चेंज करने से नॉर्मल कर्व पे क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है, लेकिन इसकी हमने कुछ प्रॉबिलिटीज़ वगैरह की कैलकुलेशन डिस्कस नहीं थी कि वो इंशाल्लाह हम आज करेंगे। यानी हम अगर एरियाज़ फाइंड करना चाहें किसी इंटरवल में, नॉर्मल कर्व के किसी इंटरवल में, तो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि जिस तरह यहाँ पे ये इंटरवल डिफाइंड है ना, एक सेकंड, हमें किसी डेंसिटी फंक्शन की मौजूदगी में जब भी इस तरह की किसी इंटरवल में रैंडम वेरिएबल एक्स की मौजूदगी की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, तो हम इस इंटरवल में यहाँ पे x1 x2 का नाम दिया हुआ इंटरवल आमतौर पे हम a और b से डिफाइन करते होते थे। तो इस इंटरवल में हम उस डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करते होते हैं। ठीक है, तो जो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन या नॉर्मल कर्व, ये भी एक डेंसिटी फंक्शन है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। इसमें भी जब किसी इंटरवल में रैंडम वेरिएबल की मौजूदगी की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो मैथमेटिकली अगर इसको करना चाहें तो तरीकाकार वही है कि इस इंटरवल में x1 और x2, इस इंटरवल में उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को या नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, इस तरह यहाँ पे उसने लिखा भी हुआ है कि x1 x2 ये इंटरवल है, तो x1 x2 के बीच में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, पिछली बार उस क्लास में हमने उसको डिफाइन किया था 1/2 सिग्मा इंटू ई रेस पर -1/2 सिग्मा स्केयर इंटू एक्स माइनस म्यू होल स्केयर के तौर पे हम इसको डिफाइन किया था। ठीक है, तो हमने इसी चीज़ को, यही डेंसिटी फंक्शन है, तो इसी चीज़ को इस इंटरवल में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ऑल्दो टाइम लगा के इंटीग्रेशन हम कर भी सकते हैं, ये इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह भी अवेलेबल हैं जिसमें आप म्यू और सिग्मा की वैल्यू डिफ़ाइन कर दें, इंटरवल डिफ़ाइन कर दें, तो वो आपको एरिया कैलकुलेट करके दे देगा। और इसके लिए हमारे पास कुछ टेबल्स भी अवेलेबल हैं जिनके थ्रू कुछ नहीं, एक टेबल अवेलेबल है जिसके थ्रू हम ये एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते, इंटीग्रेशन एक मुश्किल काम है, थोड़ी सी भी चेंजेस के लिए म्यू और सिग्मा थोड़ा सा भी चेंज हो जाए या इंटरवल थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो नई इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो इससे अगर हम चाहते हैं हमारे लिए भी आसान हल निकले, आसान रास्ता निकले, तो हम कोई सॉफ्टवेयर या फिर जो टेबल अवेलेबल है इसको यूज़ करते हुए हम ये प्रॉपर्टीज़ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मसला कहाँ पे निकलता है, यानी टेबल को हम टेबल यूज़ करने में प्रॉब्लम कहाँ पे निकलती है। देखें, लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि मीन को चेंज करने से नॉर्मल कर्व पे क्या फ़र्क पड़ता है और स्टैंडर्ड डेविएशन को चेंज करने से नॉर्मल कर्व पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर हम मीन को चेंज करते हैं तो ओरिजिन चेंज हो जाता है, सेंटर चेंज हो जाता है नॉर्मल कर्व का, और अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को चेंज करते हैं तो उसकी हाइट और उसकी विड्थ या उसकी शेप में चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो अगर हम टेबल यूज़ करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, ये मेरे पास एक नॉर्मल कर्व है, इसमें x1 ये पॉइंट है, x2 ये पॉइंट है। अगर रैंडम वेरिएबल x की इसमें इन दो इंटर पॉइंट्स के बीच में मौजूदगी की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये जो हाईलाइटेड रीजन है ये एरिया बन जाता है। ठीक है, अब अगर इस कर्व को मैं थोड़ा सा भी चेंज कर दूँ, यानी मैं मीन की वैल्यू को x1 और x2 को चेंज किए बगैर, इंटरवल को चेंज किए बगैर मीन को थोड़ा सा भी चेंज कर दूँ, तो जो एरिया इस कर्व में आ रहा है वो चेंजेस के बाद जो कर्व आ रही है उसमें वो वाला एरिया तो नहीं आएगा, वो तो एक डिफरेंट एरिया आएगा, यानी प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। सिमिलरली मैं अगर मीन के बजाय स्टैंडर्ड डेविएशन को थोड़ा सा भी चेंज कर दूं और ये जो इंटरवल डिफाइंड है इसमें बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस ना लेके आऊं, तो अगेन जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले से डिफरेंट आएगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मीन को अगर थोड़ा सा चेंज करें प्रोबेबिलिटीज़ चेंज हो रही हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को थोड़ा सा भी चेंज करें तो प्रोबेबिलिटीज़ चेंज हो रही हैं। तो मैं हर मीन और हर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक टेबल तो नहीं बना सकता, ये तो नामुमकिन है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जितने
क्योंकि मीन की इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन की जस्ट फॉर द सेक ऑफ असम्पशन हम कह लेते हैं कि इनफाइनाइट, बल्कि इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो हम इनफाइनाइट टेबल तो यूज़ नहीं कर सकते ना। इसका हल क्या है, हम बेसिकली करते क्या हैं, हमारे पास जो भी नॉर्मल कर्व हो इसको पहले हम एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसका हल क्या है कि हमारे पास जो भी नॉर्मल कर्व हो इसको हम एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में कन्वर्ट करते हैं, और उस स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का हमारे पास प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन के लिए टेबल अवेलेबल है। यानी हम फिर जब भी कोई प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन करेंगे तो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का जो टेबल है उसको यूज़ करते हुए प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखिए मसला कहाँ पे आ रहा था, मीन और वेरिएंस को चेंज करने की वजह से। तो अगर हम मीन को फिक्स कर दें, स्टैंडर्ड डिविएशन को फिक्स कर दें, फिर सिर्फ इंटरवल चेंज होगा ना। अगर हम मीन को फिक्स कर दें, स्टैंडर्ड डिविएशन को फिक्स कर दें, तो हमारी नॉर्मल कर्व में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगी, वो तो फिक्स हो जाएंगी, फिर तो खाली इंटरवल चेंज होगा, एरिया चेंज होगा। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन हमेशा 0 होता है और उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का सेंटर जो है वो मीन पे लाई करता है, तो मीन हमने डिफाइन किया एज 0, सॉरी ये तो लाइन थोड़ी टेढ़ी लग रही, मीन इज इक्वल टू 0, तो ये मीन की जगह 0 हो गया, और स्टैंडर्ड डिविएशन को हमने फिक्स कर दिया 1 पे। अब इस कर्व का हमारे पास टेबल अवेलेबल है, इसको हम हमेशा यूज़ करते हुए प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसमें इसको यूज़ करने की सहूलत क्या है कि जो जो इंटरवल डिफाइंड ना, जो एरिया इस नॉर्मल कर्व में बन रहे हैं वो सेम एरिया इस स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में बनेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, इसलिए हम इस टेबल को यूज़ कर सकते हैं। अब पॉइंट क्या आता है कि हम किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका हमारे पास तरीक़ेकार मौजूद है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग बाय कैलकुलेटिंग द जेड स्कोर। ठीक है, हम रैंडम वेरिएबल एक्स को कन्वर्ट कर देते हैं रैंडम वेरिएबल जेड में। ठीक है, एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एक्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जेड में, और जो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जेड है इसका मीन 0 होता है और उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होती है। ठीक है, और ये हम एक्स को जेड में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम बेसिकली कहते हैं जेड स्कोर कैलकुलेट करना। जेड स्कोर हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल इस फार्मूले के थ्रू, यानी x की जो भी वैल्यू है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग z की वैल्यू क्या होगी, x माइनस म्यू बाय सिग्मा। ये मीन जो है जो ओरिजिनल नॉर्मल कर्व है ये वो वाला मीन है, और ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये ओरिजिनल नॉर्मल कर्व में जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन आपकी गिवन है, जब इसको हम z में कन्वर्ट कर देंगे तो इस z का मीन जो है ये 0 होगा और इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये 1 होगी। ठीक है, अच्छा अब इसकी देखें, जिस तरह ये ऊपर डिफाइन था ना इंटरवल, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन x1 एंड लेस देन x2, तो इसको हमें पता है कि हम x के इक्विवेलेंट z की वैल्यूज किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट z रैंडम वेरिएबल के लिए वो ये इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, और z1 को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, x1 की जो भी वैल्यू है उसको यूज़ करते हुए, z हमें पता है x माइनस म्यू बाई सिग्मा है, तो z1 x1 माइनस म्यू बाई सिग्मा हो जाएगा, और z2 जो है वो x2 माइनस म्यू बाई सिग्मा हो जाएगा। तो इसमें z1 और z2 की जो भी वैल्यूज आएंगी वो ये इंटरवल डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटीज़ की कैलकुलेशन के लिए टेबल यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इनफाइनाइट नॉर्मल कर्व्स की शेप्स और हाइट्स पॉसिबल हैं, और शेप और हाइट की वजह से प्रोबेबिलिटीज़ इफेक्ट होती हैं, तो हम इनफाइनाइट टेबल नहीं बना सकते। हम एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व यूज़ करेंगे जिसका टेबल हमारे पास मौजूद है, और उसी के थ्रू हम प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशंस करेंगे। और हम नॉर्मल कर्व को, किसी भी नॉर्मल कर्व को स्टैंडर्ड नॉर्मल में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, यूज बाय कैलकुलेटिंग जेड स्कोर। जेड स्कोर किस तरह कैलकुलेट हो सकता है, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसके थ्रू, और इस रैंडम वेरिएबल z जो है इसका मीन 0 और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 के बराबर होगी। ठीक है, अच्छा अब इसको टेबल को यूज़ करते हुए हम ये प्रोबेबिलिटीज़ किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पे 3-4 एग्जांपल्स करेंगे, इनको कुछ कई जगह की अच्छी तरह समझ लें। ये बुक की एग्जांपल 6.2 है,
इसकी स्टेटमेंट कहती है गिवन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द area under the curve that lies to the right of z is equal to 1.84 and between z is equal to minus 1.97 and z is equal to 0.86. अच्छा, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखें, उसने हमें पहले ही बताया है कि ये एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी हमें z स्कोर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑलरेडी उसने बताया है कि एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, तो इसके लिए हम टेबल डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसने प्रोबेबिलिटीज़ क्या मांगी हुई है, एक तो प्रोबेबिलिटी मांगी हुई है टू द राइट ऑफ z इज इक्वल टू 1.84, यानी प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन 1.84, और दूसरी प्रोबेबिलिटी पार्ट बी में उसने कहा हुआ है बिटवीन माइनस 1.97 इज लेस देन z इज लेस देन 0.86। ये मेरी राइटिंग को थोड़ा एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा, माउस के साथ लिखना थोड़ा मुश्किल है। यानी ये इन दो, एक इस इंटरवल की और एक इस इंटरवल की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, अच्छा, टेबल यूज़ करने के लिए याद रखें हमें जो इंटरवल डिफाइंड है ना, वो हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये कैपिटल Z, ये स्मॉल z, हमारे पास जो इंटरवल है वो हमेशा इस फॉर्म में डिफाइंड होना चाहिए टेबल यूज़ करने के लिए। तो वो ना इस वाली प्रॉब्लम में ना इस वाली प्रॉब्लम में, हमने इन दोनों को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा, पहले पार्ट में वो कहते हैं फाइंड द एरिया अंडर द कर्व दैट लाइज टू द राइट ऑफ z इज इक्वल 1.84। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बनी हुई है, मीन 0, स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी 1 है, और ये 1.84 इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे z इज इक्वल 1.84, ये वो इस एरिया की प्रॉपर्टी मांग रहा है, ये जो हाईलाइट की हुई है, ये 1.84 के राइट साइड पे यही एरिया बनता है ना, इस एरिया की या z की इस रीजन में, इस इंटरवल में मौजूदगी की वो प्रॉपर्टी मांग रहा है, तो वो ये वाला एरिया बनता है। ठीक है, अच्छा, इसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल एरिया आपको पता है 1 है, तो अगर मैं इस टोटल एरिया में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये सारा टोटल एरिया में से जो कि 1 है उसमें से ये सारा एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो पीछे मेरे पास जो रिक्वायर्ड है ये वाला एरिया बच जाएगा। ठीक है, और इसने बेसिकली किया भी यहाँ पे यही हुआ है। ठीक है, द एरिया टू द राइट ऑफ z इज इक्वल टू 1.84 इज इक्वल टू 1 माइनस द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1.8। लेफ्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1.84 ये सारा बनता है जो मैंने ये लाइंस के थ्रू हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो अगर इसको मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो पीछे ये वाला एरिया बन जाएगा, यानी ये जो मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी z, इसको मैं मिटा देता हूँ, प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन 1.84 is equal to 1 minus probability z is less than equal to 1.8। अब देखिए, मैंने आपको बताया था हमारे पास इस फॉर्म में होना चाहिए, तो ये वाला पोर्शन आ गया हमारे पास इस फॉर्म में, इसकी वैल्यू हम टेबल में से देख सकते हैं। ठीक, अब टेबल को हम यूज़ करते हुए ये वैल्यू किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ये अपेंडिक्स में टेबल 8.3 इसमें आपको ये टेबल प्रोवाइडेड है, यहाँ से हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें देखें ये z की वैल्यू 1.84 है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी। ये z की वैल्यूज़ इस कॉलम में भी हैं और इस रो में भी हैं, ये मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा दूं, फिर ये 1.84 पे जाएंगे। ये देखें, जो फर्स्ट डेसिमल प्लेस के बाद तक की जो फर्स्ट डेसिमल के बाद जो फर्स्ट वैल्यू है z की, वो हमें यहाँ से मिलेंगी, और उसके बाद जो दूसरी है वो हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है, यानी ये वाली जो पहली वैल्यू है ये है -3.40, ये जो अगली वैल्यू है ये -3.41 है, ये अगली वाली वैल्यू जो है -3.42 है। सिमिलरली
ये -1.9 और ये 3, ये -1.93 है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद जो पहली वाली वैल्यू है वो हमें इस कॉलम से मिलती है और दूसरी वैल्यू जो है वो उस रो से मिलती है। तो हमारे पास जो वैल्यू थी 1.84 थी। तो 1.8 डेसिमल के बाद एक वैल्यू 1.8 ये और 1.84 था, तो ये इन दोनों को सिंपल ऐड करते हैं, 1.8 प्लस 0.04 1.84। तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये वाले इस पॉइंट, ये आपकी वो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी z इज़ लेस देन इक्वल टू 1.84 जो है वो 0.967 के बराबर आती है। तो देखिए ये 1 माइनस 0.9671 ये इसने यहाँ पे लिखा है 1 माइनस 0.9671 और इसका ओवरऑल आंसर जो है वो 0.0329 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बी पार्ट में वो किस रीजन की प्रोबेबिलिटी मान रहे हैं, रैंडम वेरिएबल किस इंटरवल में लाई करे, -1.97 और 0.86 के बीच में। तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व और ये वो रीजन ये बनता है, ये -1.97 और 0.86, ये सारा एरिया जो है जो उसने हाईलाइट किया हुआ ये रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। यानी एक्स जेड जो है वो इस इंटरवल में लाई करता हो, इसकी प्रोबेबिलिटीज़ ये जो ये वाला एरिया बनता है वो ये है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद हो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए ये बराबर होता था एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया हुआ था चैप्टर नंबर 3 में। और ये एफ ऑफ बी बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू बी माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू ए, ठीक। यहाँ पे हमारा जो रीजन डिफाइंड है वो है प्रोबेबिलिटी माइनस 1.97 लेस दैन जेड लेस दैन 1.97 नहीं, ये राइट साइड 0.86 है, सॉरी इसको काट दीजिए 0.86, ठीक है। ये राइटिंग को मेरी एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा, इस माउस के साथ लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये प्रोबेबिलिटी z इज़ ग्रेटर देन -1.97 एंड इज़ ग्रेटर देन 0.86, तो यही चीज़ इस पे अप्लाई करते हुए ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन इक्वल टू 0.86 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू माइनस, और ये हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि ये फार्मूला किस तरह बनता है, ठीक है। तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भूला हुआ है तो चैप्टर 3 का जो लेक्चर हम डिस्कस किया तो उसमें आप जाके इसको दोबारा सुन सकते हैं। तो अब ये रिक्वायर्ड इंटरवल जिस फॉर्म में हमें चाहिए हमारे पास आ गया है दोनों, ये इस रीजन की प्रोबेबिलिटी भी हम टेबल में से देख सकते हैं और इस रीजन की प्रोबेबिलिटी भी हम टेबल में से देख सकते हैं, ठीक है। याद रखें एक है 0.86 और एक है -1.97। 0.86 ये 0.8 हम यहाँ से देखेंगे 0.8 आ गया और 0.86 तो ये एक वैल्यू होगी 0.8051, ठीक है। अच्छा, दूसरा था -1.9, मुझे भूल गया, -1.97 के -1.97 -1.97, तो ये -1.9 ये आ गया और 7 ये आ गया 0.024, ठीक है। ये -1.97 की और ये वाली लिखी हुई ये 0.86 की, ध्यान देखें इसने यही किया हुआ है 0.0851 ये इसकी प्रोबेबिलिटी इस इंटरवल की और 0.0244 ये इस इंटरवल की प्रोबेबिलिटी। सिंपल ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें तो आपके पास इस इनपुट ये रैंडम वेरिएबल z जो है वो इस इंटरवल में लाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी ये जो एरिया हाईलाइटेड है ये एरिया आपके पास आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गिवन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन k इज इक्वल टू 0.3015।
एंड पार्ट बी में कहता है प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन k एंड लेस देन -0.18 इज इक्वल टू 0.4197। इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे देखें, उसने जो z की वैल्यू है वो बताई हुई थी और इसके अगेंस्ट हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे, ठीक है। दोनों केसेस में z की वैल्यू बताई हुई थी और इसके अगेंस्ट हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे। और इस क्वेश्चन में वो क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बताई हुई है और इसके अगेंस्ट हमने z की वैल्यू जो कि उसने k से रिप्रेजेंट की, हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने टेबल को एक किस्म का रिवर्स में यूज़ करना है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन k, ये हमें पता है, ये बराबर है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन इक्वल टू k के, ठीक है। अच्छा, ये कर्व बनाई हुई है, ये वो पॉइंट है के जिसकी राइट साइड पे रैंडम वेरिएबल हो या इसके राइट साइड पे जो एरिया बन रहा है वो उसने हमें प्रोबेबिलिटी बताई है कि 0.3015 है। तो अगर ये वाला 0.3015 है तो इसके लेफ़्ट पे जो ये वाला लेफ़्ट पे ये वाला पोर्शन बनता है ना, लेस देन के, ग्रेटर देन के वाला ये वाला एरिया है और लेस देन के वाला ये वाला एरिया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ये खाली इस वाली, ये लेस देन के वाली, ये वाला एरिया, ये 1 माइनस 0.3015 है, ठीक है, जो कि बनता है 0.6985। ये जो इस फॉर्म में मैंने लिखा है, ये वाली, ये प्रोबेबिलिटी मैं टेबल में से देख सकता हूँ, ये वाली मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया। अब मुझे ये पता है कि k की जो भी वैल्यू है इसके लेफ़्ट साइड पे रैंडम वेरिएबल आए z, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.6985 है। अब मैंने टेबल में 0.6985 की प्रोबेबिलिटी लोकेट करनी है और उसके अगेंस्ट z की जो भी वैल्यू होगी वो आपकी रिजल्ट होगी, ठीक है। तो ये 0.6985 हम टेबल में लोकेट करने की कोशिश करते हैं। 0.6 वैल्यू मैं दोबारा देख लूँ, 0.6985। अच्छा, ये 0.472.4, यहाँ पे 0.4641, 0.6628, 0.6879, ये 0.6985, ये रही। ये असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं तो ये प्रॉबिलिटीज़ आपके लिए ढूंढना आसान होंगे, ठीक है, यानी प्रॉबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। तो ये देखें, ये 0.6985, ये प्रॉबिलिटी हमें z की किस वैल्यू के लिए मिल रही है, 0.5, और ये क्या है 0.02, तो इन दोनों को ऐड करें तो ये 0.52 बन जाएगा। यानी z की वैल्यू 0.52 के लेफ़्ट का जो रीजन है वो कितना बनता है, 0.6985, और यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। और इस देखें यहाँ पे इसने ये लिखा भी हुआ है, we see that k value leaving an area of 0.3015 to the right must then leave an area 0.6985 to the left, और फ्रॉम द टेबल इट फॉलोज दैट k इज इक्वल टू 0.5। यानी इस ये वाली वैल्यू जो है k की, यही हमने फाइंड करनी थी। ये 0.52 अगर हो तो तभी ये एरिया जो है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट, ये 0.6985 है, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में वो कहते हैं उसने इंटरवल उसमें लोअर और अपर दोनों लिमिट्स बताई हुई हैं, इसके लिए कर लेते हैं। अच्छा, इसको जब हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी z इज लेस दैन इक्वल टू -0.18 माइनस प्रोबेबिलिटी z इज लेस दैन इक्वल टू k, ठीक है। ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए वाला फार्मूला इस पर अप्लाई किए, और ये हमें पता है ये बराबर है 0.4197 की, इसने हमें यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने ध्यान में रखनी। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए वाला फार्मूला लगाया इस इंटरवल पे, तो वो इस फॉर्म में आ गया, और ये इसने हमें बताई हुई कि ये प्रॉपर्टी जो है ये 0.4197 है। अच्छा, ये इस कर्व में ये इंटरवल इस तरह डिफाइंड है, लोअर लिमिट के, अपर लिमिट -0.18, और के और -0.18 के बीच में
रैंडम वेरिएबल जेड आई, ये एरिया जो है ये 0.4197 है, ठीक है। हमें वैल्यू चाहिए के की वैल्यू हमें किस तरह पता चल सकती है? अगर मुझे ये जो स्मॉल ये छोटा सा एरिया बन रहा है ना ये वाला, इसकी अगर मुझे प्रोबेबिलिटी पता चल जाए ना ये वाली, तो मैं टेबल में से के की वैल्यू देख सकता हूँ। अब ये वाली प्रोबेबिलिटी मैं किस तरह निकाल सकता हूँ? इसका बहुत आसान तरीका है। देखें, ये जो प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन इक्वल टू -0.18 है, ये कौन सा एरिया बनता है? -0.18 से लेके बिल्कुल स्टार्ट तक, जहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक का सारा एरिया बनता है ना। इस सारे में से अगर मैं ये k और -0.18 के बीच का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँ, यानी ये वाला, तो पीछे मेरे पास जो मैं अभी जो हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा था, ये स्मॉल, यही एरिया बच जाएगा ना। यही मैंने बेसिकली करना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन -0.18, जो कि -0.18 ये वाला पॉइंट है, यहाँ से लेके स्टार्ट तक ये सारा एरिया बनता है। तो इस सारे एरिया में से अगर मैं ये बीच वाला एरिया निकाल दूँ तो मेरे पास ये बच जाएगा, ठीक है। यही मैंने करना है। तो ये वाली वैल्यू जो है मैं ईजिली टेबल में से देख सकता हूँ, इस टेबल में से देख के सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी और हो जाएगा। ये स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं टेबल पे बार बार नहीं जा रहा, मैं आपको यहीं से इसको ट्रैक करके उतार रहा हूँ। We note that the total area to the left of -0.18 is equal to 0.4286। ये जो कह रहे हैं ना वी नोट दैट, ये वो टेबल में से इसने देख लिया, यानी ये वाला जो एरिया बनता है ये 0.4286 है। अच्छा, we see that the area between k and -0.18 is 4197, जो उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। सो द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ k मस्ट बी, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर इस सारे रीजन में से मैं ये वाला रीजन सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास k से पीछे ये वाला एरिया बच जाएगा, ठीक है। और इसको 0.0089 को मैं टेबल में से देख सकता हूँ। तो टेबल में से किस तरह देखेंगे? 008900, ये रहा 0089, और इसके अगेंस्ट z की क्या वैल्यू बनती है? -2.37। तो ये -2.37 यहाँ पे होना चाहिए, देखें, ठीक है, इज इक्वल टू -2.37, ठीक हो गया। ये दूसरा पार्ट भी हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बुक की एग्जांपल है 6.4 गिवन। अच्छा, ये पहली दोनों एग्जांपल में याद रखें, उसने हमें पहले से ही एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दी थी, यानी हमें कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं थी। ये जो अभी हम एग्जांपल करने लगे ये एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसमें टेबल यूज़ करने के लिए पहले हमें जेड स्कोर फाइंड करना पड़ेगा, हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर हम टेबल यूज़ करेंगे, ठीक है। गिवन अ रैंडम वेरिएबल एक्स having a normal distribution with mean is equal to 50 and standard deviation is equal to 10, find the probability that x assume a value between 45 and 62। यानी हमें probability 45 less than x is less than 62 रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये तो इन टर्म्स ऑफ x है ना, हमें इन टर्म्स ऑफ z ये वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। और z स्कोर फाइंड करेंगे, हमें तरीका देखा हुआ था, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो ये x1 कह लें इसको, ये x2 कह लें, तो z1 क्या होगा? x1 माइनस म्यू बाय सिग्मा, और z2 क्या होगा? x2 माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो यहाँ पे इसने यही किया हुआ है। z1 फाइंड करने के लिए x1 जो कि 45 है, मीन उसने बताया हुआ है 50, और स्टैंडर्ड डिविएशन ने बताई है 10, तो ये -0.5, ठीक है। सिमिलरली z2 जो है वो 62, और x2 जो है वो 62, तो 62 माइनस मीन 50 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन 10, तो 62 माइनस 50 बाई 10 इक्वल टू 1.2। यानी जो इंटरवल इन टर्म ऑफ z है वो बनेगा ये वाला, और ये हमने अभी देखा है कि ये बनता है प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन इक्वल टू 1.2 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू -0.5, और ये दोनों वैल्यूज़ हम टेबल में से देख सकते हैं, ठीक है। मैं रिवीजन के तौर पे एक दफ़ा करवा देता हूँ टेबल में से, ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे आपको कि टेबल किस तरह यूज़ कर सकते हैं। एक हमें चाहिए 1.2 और एक हमें चाहिए -0.5।
तो 1.2 डेसिमल के बाद सिर्फ 1.2 या 1.20 एक ही चीज़ है, तो ये 1.2 और आगे 0 ही होना चाहिए। तो ये एक तो प्रॉबिलिटी हो गई ये 0.8849 और दूसरी थी -0.5, तो ये -0.5, ये होगी 0.3085। तो ये 0.8849 -0.3085, मैं कंफर्म कर लूँ 0.3085 0.3085, ठीक है। सिंपली सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें, आपके पास ओवरऑल रिजल्ट आ गया। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है, वो कहता है गिवन दैट x हैज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इक्वल टू 300 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू 50, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x अज्यूम्स अ वैल्यू ग्रेटर देन 362। x प्रोबेबिलिटी, सॉरी मैं दोबारा लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 362 और ये बनता है 1 माइनस, हमें हमेशा लेस देन की फॉर्म में लिखना है, x इज लेस देन इक्वल टू 362। अब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं है, हम z स्कोर फाइंड करेंगे, तो z स्कोर फाइंड करने के लिए वही x माइनस म्यू बाई सिग्मा, तो 362 माइनस 300 बाई 50 जो कि 1.24, तो ये बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन इक्वल टू 1.24 और ये वाली वैल्यू हम इजीली टेबल में से देख सकते हैं 1.24, ये 1.2 और ये 4, ये 1.24 बनते हैं 0.8925, ये देखें 1 माइनस 0.8925 और ये आपके पास, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चंस और भी हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। आज के लेक्चर में हमने बेसिकली नॉर्मल कर्व के लिए अगर हमने एरियाज़ फाइंड करने हैं तो उनको कैलकुलेट करने का तरीका सीखा थ्रू टेबल, हम इंटीग्रेशन यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको उसको रिवाइज करवा रहा हूँ कि टेबल यूज़ करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड कर्व होनी चाहिए, ठीक है। और स्टैंडर्ड नॉर्मल का, क्योंकि जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन को चेंज करेंगे या जब भी वेरिएंस को चेंज करेंगे तो नॉर्मल कर्व में चेंजेस आएंगे जो कि प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे। तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेबल्स यूज़ नहीं कर सकते, एक ही टेबल यूज़ करना चाहते हैं, तो इसलिए हम एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व डिफाइन कर रहे हैं जिसमें मीन जो है वो 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 है। और इस स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के लिए हमारे पास -3.4 से 3.4 तक की रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ के लिए टेबल अवेलेबल है, तो हम अब टेबल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम किसी भी रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, अगर हम उसका जेड स्कोर कैलकुलेट करनी है, जेड स्कोर किस तरह फाइंड हो सकता है, उसका फार्मूला हमने देखा था x माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो अगर क्वेश्चन में पहले से मैंशन है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर तो जेड स्कोर फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, कन्वर्जन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं है और आप टेबल यूज़ करना चाहते हैं तो पहले आपने इसको कन्वर्ट करना होगा और फिर टेबल यूज़ करना होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये रिवर्स में टेबल यूज़ करना सीखेंगे कि या ये जेड स्कोर को रिवर्स में इस्तेमाल किस तरह हो सकता है, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, लेक्चर्स को काइंडली सुन लें, कोई क्वेश्चंस हों। थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, पहली बार इसको समझने में थोड़ी मुश्किल आती हैं, इसलिए आप इसको 1-2 दफ़ा सुन लें, कोई क्वेश्चन हो अपने पास नोट डाउन कर लें। इसका Q&A का सेशन जो है वो इंशाल्लाह थर्सडे को होगा, आप उसमें मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है, अल्लाह हाफिज़।